वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर बैक्टीरियल डिजीजेस की डिटेल्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक लर्न करी थी, दैट इज बेबो कॉल्ड प्रियंका लेजी इन द पार्टी, न्यूज केम ऑन स्टार प्लस टीवी अबाउट देयर टाइट फाइट। और इस ट्रिक के थ्रू हमने बहुत सारी डिजीजेस को कोशिश की थी इजी वे में लर्न करने की। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग हमने कवर कर लिया, कॉलेरा, देन पर्ट्यूसिस, देन वी टॉक्ड अबाउट द लेप्रेसी, देन we talked about pneumonia, then scarlet fever, typhoid, tetanus and tuberculosis। ये कॉमन डिजीजेस हमने डिस्कस की थी। हमने वहाँ पर एक और ट्रिक लर्न करी थी उसी क्लास में। उस ट्रिक को हमने कहा था कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस, जिनमें उस ट्रिक थी चार्लीज गैंग इज बैड। चार्ली से कैनक्रॉइड, गैंग से गोनोरिया, BAD बैड से था बॉट्यूलिज्म, एंथ्रैक्स एंड डिसेंट्री डिजीजेस। आज हम इन्हीं पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ और भी इंटरेस्टिंग बैक्टीरियल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर बैक्टीरियल डिजीज। वी आर कंटिन्यूइंग दिस। चार्लीज गैंग, सो चार्ली का कैनक्रॉइड, सो द फर्स्ट इज कैनक्रॉइड। स्टूडेंट्स, ये डिजीज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर पढ़ा था, और वहां पर जब हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात की थी, जिसमें हमने गोनोरिया, क्लेमाइडिया, कैनक्रॉइड, हर्पीज, वॉट्स, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, दैट मीन्स फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर, उनको डिस्कस किया था। बट क्योंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो हम इसको यहां पर दोबारा लिख रहे हैं। आप चाहें तो वो चैप्टर को भी रेफर कर सकते हैं। नाउ कैनक्रॉइड जो है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट इज एन STD। सबसे पहले हम हमेशा पढ़ते हैं कॉजेटिव एजेंट, यानी कौन सा बैक्टीरिया है जो ये डिजीज कॉज करेगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था, दिस इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस ड्यूक्रियाई, दिस इज D, ड्यूक्रियाई। दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो ये है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और ये ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड है, छोटा सा बैक्टीरिया है, शॉर्ट, इट इज ग्राम नेगेटिव बैसिलस। दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज द ट्रांसमिशन मोड? हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। सो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज STD। और STD का एक और नाम हमने पढ़ा था, किसको याद है? अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, इट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीज, VD। तो VD बोले या STD बोले, एक ही बात। दैट मीन्स थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। नाउ इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इसमें भी अल्सर्स होंगे, यानी घाव होंगे, लेकिन डिफरेंस था। हर्पीज में भी अल्सर्स हो रहे हैं, सिफिलिस में भी अल्सर्स हो रहे हैं, इसमें भी अल्सर्स हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, इसके पेनफुल अल्सर होते हैं, और जैसे ही टच करते हैं वो ब्लीड करते हैं। और कहाँ पर होंगे ये अल्सर्स? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी जो जेनिटिलिया है, जो जिनाइटल एरिया है, मेल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली पेनिस, फीमेल्स की बात करें तो वजाइना, या जो उनका वल्वा, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, वहां पर पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सर्स हो जाएंगे। सो दिस इज द सिम्टम दैट दे विल शो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अल्सर्स कैसे हैं, पेनफुल है एंड ब्लीडिंग अल्सर्स, और इनका जो बेस होता है वो नेक्रोटिक होता है, यानी डेड टिश्यू का होता है, जबकि सिफिलिस का जो अल्सर है हम पढ़ेंगे उसकी बेस क्लीन होती है, हमने ये पढ़ा भी है। सो पेनफुल एंड ब्लीडिंग अल्सर विथ नेक्रोटिक, दैट मीन्स डेड, गंदा बेस होगा, नेक्रोटिक बेस।
ऑन, मेनली कहाँ होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जेनिटिलिया, दैट मीन्स मोस्ट कॉमनली पेनिस इन मेल and most commonly vulva, vagina in female, right? तो हमें जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसके अल्सर्स पेनफुल एंड ब्लीडिंग है विथ नेक्रोटिक बेस, दिस इज द सिम्टम. नाउ प्रिवेंशन. प्रिवेंशन अगर आपको याद हो, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डोम्स यूज किए जाए, जो कि एक टाइप का बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे ट्रांसमिट नहीं होने देगा फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर. सो द बेस्ट इज द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, दैट इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स. एंड सेकेंड, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल. सो वी एक्चुअली हैव ओनली वन प्रिवेंशन, दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डोम्स. पहला प्रिवेंशन, और दूसरा अगर इसके सिम्टम्स आए देन विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी सोशल टैबू डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से अवेलेबल है. ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स इसके लिए अवेलेबल हैं इसको ट्रीट करने के लिए. सो टाइमली अगर डॉक्टर के पास जाए पेशेंट, उसको उनको रेफर करे, देन द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड. हमने सारी डिस्कस डिटेल्स करी थी जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में एसटीडीज को डिस्कस किया था. सो ट्रीटमेंट इज, सिंस इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, एंटीबायोटिक्स, राइट. सो चार्लीज गैंग में से पहला है चार्ली, दैट इज कैनक्रॉइड caused by Haemophilus ducreyi. It's a gram-negative bacteria. This is an STD, sexually transmitted disease. Painful ulcers with necrotic base on the external genitalia, and condom is the prevention, antibiotic is the treatment. Now, Charlie's gang में second है gang. Gang से है gonorrhea. ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा था. इस डिजीज का एक और नाम होता है द क्लैप. क्यों होता है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे. सो गोनोरिया जो डिजीज है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉजेटिव एजेंट. ये भी एक बैक्टीरिया से ही होगी, बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ रहे हैं, और इसके बैक्टीरिया का नाम है निसीरिया गोनोरी, साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था, गोनोरी, राइट. ये जो बैक्टीरिया होता है ये भी ग्राम नेगेटिव है, बट ये बैसिलस नहीं है, रॉड शेप का नहीं होता, ये कोकस होता है. आपको बॉटनी में पढ़ाया होगा बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स. सो इट इज डिप्लोकोकस, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया. नाउ इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट ये केवल वेजाइना को ही अफेक्ट नहीं करती, ये रेक्टम को भी अफेक्ट कर सकती है अगर एनल इंटरकोर्स हो. ये माउथ में भी इसके थ्रू इसके जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर ओरल इंटरकोर्स हो. तो बेसिकली ये अफेक्ट करती है यूरिनोजेनाइटल म्यूकोसा को, यूरिनोजेनाइटल म्यूकोसा को ये अफेक्ट करती है. ट्रांसमिशन हो जाएगा इसका, इट इज एन एसटीडी, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये यूरोजेनाइटल म्यूकोसा को इफेक्ट करती है. तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हालांकि हम इसकी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. बहुत इजी है सिम्टम्स को लर्न करना. यूरिन सिस्टम को और जेनाइटल सिस्टम को अफेक्ट करेगी. तो अगर हम मेल्स में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यूरेथ्रा अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन और सीमन दोनों आ रहे हैं. तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक्चुअली यूरेथ्रा है जिसके थ्रू दोनों आ रहे हैं, सीमन भी और यूरिन भी. तो यूरिन में एक तो प्रॉब्लम होने लगेगी. यूरिनेशन में क्या प्रॉब्लम होगी? पेनफुल हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हो जाएगा और बर्निंग होने लग जाएगी.
साथ में यूरेथ्रा से डिस्चार्ज आने लग जाएगा, और वो डिस्चार्ज जो है वो फिर पस के फॉर्म में हमें पेनिस से बाहर एक्सक्यूड आउट होता हुआ दिखेगा। सो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है पस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्योंकि यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो रहा है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें पेनफुल, बर्निंग यानी यूरिन पास करते में दर्द होगा, जलन होगी और यूरिन बार बार आएगा, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। और हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मिक्चुरेशन का मतलब होता है पैसेज ऑफ यूरिन, यूरिन पास करना, जिसे यूरिनेशन कहते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स होंगे मेल्स में। फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स में ये तो होगा ही, पेनफुल, बर्निंग, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, क्योंकि यूरिनरी डक्ट, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो रहा है। वी कैन जस्ट राइट इधर यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस, राइट। तो ये तो होगा ही फीमेल्स में भी। फीमेल्स में पेनिस नहीं है तो फीमेल्स में ये किसको अफेक्ट करेगा, वजाइना को, तो वजाइना से डिस्चार्ज होने लग जाएगा। देन उसके कारण से एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, ये फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सकता है, यूट्रस तक पहुंचेगा, यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स में जाके उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसके कारण इवन स्टेरिलिटी हो सकती है, यानी कि अ लेडी विल नॉट बी एबल टू कंसीव, दैट कैन ऑल्सो हैपन। इवन मेल्स में भी अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर ये पेनिस से होता हुआ एपिडिडाइमस तक पहुंच सकता है, और एपिडिडाइमस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा देन इट कैन इवन लीड टू स्टेरिलिटी, क्योंकि एपिडिडाइमस में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। सो ऑल दिस कैन हैपन, बट मेन जो मेल्स में है वो यही है, इससे आइडेंटिफाई होता है और यूरिन में प्रॉब्लम्स होने लगती है। फीमेल्स में यूरिन में प्रॉब्लम होगी, साथ में वेजाइना से डिस्चार्ज होगा, सो वेजाइनल डिस्चार्ज, देन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर ऊपर यूट्रस तक चला गया इन्फेक्शन, देन फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर और ऊपर चला गया, और ट्यूब्स अगर बंद हो गई तो इवन फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ट्यूबल ब्लॉक हो जाएगा, स्टेरिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ये सब जो सिम्टम्स हैं दिस विल हैपन इन द फीमेल। नाउ यहाँ पर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही, मेल पार्टनर से फीमेल या फीमेल पार्टनर से मेल में ट्रांसमिट हो सकती है। साथ में जब बर्थ होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, ये जो निसीरिया गोनोरी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्टेड मदर है तो वो अपने फीटस को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। बट जब बर्थ हो रहा होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये बैक्टीरिया अगर बेबी के अंदर चला जाए तो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, दिस वी रेड। सो इसके ट्रांसमिशन में अब हम थर्ड एक और पॉइंट लिखेंगे, एंड फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी। हमने दो डिजीजेस के बारे में ये लिखा था, क्लमाइडिया अगर आपको याद हो और गोनोरिया, दोनों में ही मदर से न्यूबॉर्न में ट्रांसफर हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है, और ऐसे में न्यूबॉर्न में ये इवन ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, कैन कॉज इवन ब्लाइंडनेस। देन इट्स प्रिवेंशन, प्रिवेंशन वुड बी सेम, कॉन्डोम्स, इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन अभी तक। देन ट्रीटमेंट अगेन सेम, वही एंटीबायोटिक्स। यहां पे इसका डायग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका डायग्नोसिस के लिए जो भी पस्चुलर डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो वेजाइना से आए चाहे वो पेनिस से आए, ये मेन सिम्टम्स है। यहां एक और लिख देते हैं हम, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये सब भी होगा, पेट दर्द यानी। तो जो भी डिस्चार्ज है उसकी ग्राम स्टेनिंग की जाती है, और ग्राम स्टेनिंग से फिर हमें ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो ग्राम स्टेनिंग ऑफ पस डिस्चार्ज, राइट।
सो आपको जो याद रखना है वो ये ग्राम स्टेनिंग याद रखनी है, इससे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। बाकी कल्चर से तो होता ही है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है आप कल्चर करोगे, उस जो भी मटेरियल वो प्रोड्यूस कर रहा है तो कल्चर में वो बैक्टीरिया डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें ग्राम स्टेनिंग पर्टिकुलरली याद रखनी है, राइट। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, देन इट इज एसटीडी एंड फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न, यूरिनोजेनाइटल म्यूकोसा को अफेक्ट करती है, मेल्स में पेनिस से पस डिस्चार्ज, फीमेल्स में वजाइनल डिस्चार्ज मेन सिम्टम्स हैं, प्रिवेंशन कॉन्डोम से है, इसके लिए वैक्सीन नहीं है अभी तक, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट एंड ग्राम स्टेनिंग से इसका diagnosis. You note this down, then we'll read other bacterial diseases. Now students, let us talk about few more bacterial diseases. हमने डिस्कस किया था उस दिन चार्लीज गैंग, तो चार्लीज गैंग में कैंक्रॉइड और गैंग से गोनोरिया, और वो गैंग कैसा था, बहुत बुरा यानी बैड। सो बैड के बी से है बॉट्यूलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे जब हमने बायो वॉर के बारे में पढ़ा था जिसमें कि बायो वेपन्स बनाए जाएंगे, वहाँ हमने पढ़ा था बैक्टीरिया वायरस इनको लोड किया जाएगा मिसाइल्स में, एयर गन्स में, और जब ऐसा वॉर होगा जो गॉड फॉरबिड कभी ना हो तो इनको एयर में स्प्रेड कर दिया जाएगा एंड देन दे विल कॉज ह्यूज डैमेज टू द एनिमी कंट्री। वहाँ पर जो हमने वेपन्स पढ़े थे, जिन जिन बैक्टीरिया वायरस को यूज़ कर सकते हैं, उनमें हमने एक तो एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया पढ़ा था जो भी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, बॉट्यूलिज्म का बैक्टीरिया पढ़ा था। तो ये जो बैक्टीरिया है जो ये कॉज करता है वो बायो वेपन की तरह बहुत बड़ा खतरा, थ्रेट भी है। कैसे, आइए समझें। बॉट्यूलिज्म जो है ये एक टाइप की फूड पॉइजनिंग है, और फूड पॉइजनिंग है तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, ये किसके थ्रू बॉडी में एंटर होगी, फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, और फूड के थ्रू एंटर होगी तो ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, इंटेस्टीन में। और ये क्या करेगा, सिम्टम्स बहुत सिंपल है। फूड पॉइजनिंग में क्या क्या होता है, पेट दुखने लगता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स होने लगती हैं। वॉमिटिंग और लूज मोशन होगा तो क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वही सेम बात कर रहे हैं। बट ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है क्योंकि ये 3 बहुत डिफरेंट सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करने वाला है। कौन से, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें बॉट्यूलिज्म का पता होना चाहिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका है, हमने टेटनस पढ़ा था, टेटनस का बैक्टीरिया कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई। इसका जो बैक्टीरिया है वो सेम जीनस का है, स्पीशीज अलग है, इट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। दिस इज द बैक्टीरिया जो बॉट्यूलिज्म कॉज करेगा। सो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ ये कैसा बैक्टीरिया है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। जनरली स्टूडेंट्स जो टिन्ड फूड होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया मिलता है। सो इट इज एनारोबिक एंड इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, एनारोबिक। आप इसको याद भी रख सकते हो, टिन्ड फूड है, डब्बा बंद फूड है, तो वैसे भी वो पूरा पैक्ड है तो उसमें एयर नहीं जा रही है, और ये उनमें मिल रहा है तो ये कैसा होगा, ये भी एनारोबिक है, यानी इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है फॉर इट्स लिविंग एंड मेटाबॉलिज्म। नाउ ये ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे ट्रांसमिट होगा, फूड पॉइजनिंग कर रहा है तो फीको ओरल रूट, यानी वही कंटैमिनेटेड फूड के थ्रू, फूड एंड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा, जनरली फूड के थ्रू होता है। कहाँ मिलेगा, इट लिव्स इन इंटेस्टाइन। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये पता है कि ये फूड पॉइजनिंग है तो। देन इसके सिम्टम्स जैसे कि हर फूड पॉइजनिंग में होते हैं, नौशिया, जी मिचलाना जिसे कहते हैं, उल्टी होना यानी वॉमिटिंग, देन लूज मोशंस यानी डायरिया, पेट दुखेगा, पेट दर्द होगा, सो पेट में मरोड़े उठेंगी जिसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स हमने पढ़ा था, राइट। अब आप ये सब जानते हैं इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। देन इसके कारण से वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस को हम लिथार्जी कहते हैं।
बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये तो कॉमन है, ये तो आप हर फूड पॉइजनिंग में लिख सकते हो। इसमें पर्टिकुलरली टंग स्वॉलन हो जाती है, जीभ सूज जाती है, डबल विजन हो जाता है, दो दिखने लगते हैं, यानी विजन में प्रॉब्लम हो जाती है, और अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर कर सकता है, जिसके कारण डेथ हो सकती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये एक बहुत पोटेंट यानी बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक एक्सोटॉक्सिन है। इट प्रोड्यूसेस न्यूरोटॉक्सिन, और न्यूरोटॉक्सिन जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस कर सकती है, जिसके कारण से डेथ हो सकती है। इसीलिए इसको बायो वेपन की तरह बायो वॉर्स में यूज किए जाने का बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत लार्ज स्केल पे डेथ कॉज कर सकता है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसमें स्वॉलन टंग, देन डबल विजन, एंड देन रेस्पिरेटरी फेलियर। और अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया स्टूडेंट्स, देन देयर विल बी डेथ। सो ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग नहीं है जैसी अमीबियासिस वगैरह होती है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस काइंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये सिम्टम्स क्यों है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन इन द एनवायरमेंट। ये पूछते हैं एक्सो या एंडो, तो ये आपको पता होना चाहिए, इन एनवायरमेंट। और ये जो एक्सोटॉक्सिन है, ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट बैक्टीरिया से निकलने वाले एक्सोटॉक्सिन्स हैं। सो इट इज वेरी पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन। ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कि एक तो ये एक्सो है या एंडो है, और दूसरा ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है? ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। सो रेस्पिरेटरी मसल्स को नर्वस सिस्टम से सप्लाई नहीं मिलेगा, उनका पैरालिसिस हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, and the patient will land up into respiratory failure and finally death of the patient. So ये दोनों ही questions important हैं कि ये बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि एक बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, और इसीलिए इट इज अ थ्रेट, यानी इससे खतरा है बायोवॉर में, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। इन बायोवॉर दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ बायो वेपन। आप इतना लिखिए, फिर हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरली जो टिन्ड फूड है उसमें ये प्रेजेंट होता है, तो फिर हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसके प्रिवेंशन का ये तरीका है कि ये जो बैक्टीरिया है, इसे अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के लिए, बॉयल तो नहीं कहेंगे, बॉइलिंग तो 100 डिग्री पर होती है, बट अच्छे से उस खाने को गर्म करिए और फिर आप खाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बस हल्का सा हीट कर लिया, प्रॉपर अच्छी हीटिंग होनी चाहिए अप टू 90 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स, सो दैट अगर उस फूड में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किल हो जाए और वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो। सो अगर आप टिन्ड फूड बहुत खाते हैं, देन यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट? सो अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, बचाव की, क्योंकि इसका वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीनेशन टिल नाउ अवेलेबल, राइट? सो प्रिवेंशन में क्या है? प्रॉपर हीटिंग ऑफ फूड बिफोर कंजम्पशन, this can be prevented by this proper heating of food, right? वैसे भी स्टूडेंट्स एक बात तो आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी रॉ यानी कच्चा फ्रूट या वेजिटेबल अगर हम खा रहे हैं, सैलेड, फ्रूट कुछ भी ले रहे हैं, तो उसे प्रॉपरली वॉश करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन इतनी सारी डिजीजेस पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, स्पेक्स के साथ भी नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, जो लेकर अपन हमेशा नहीं बैठे हुए हैं। मेक इट अ हैबिट, प्रॉपरली वॉश। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप केले को वॉश करने लग जाएं, यू डोंट नीड टू वॉश बनानास, बट हाँ बाकी जो भी फ्रूट्स हैं जिनको वॉश किया जाता है, प्लीज वॉश देम प्रॉपरली। एंड फूड हमेशा गर्म करके खाना है, फ्रिज से जब भी निकालें तो प्रॉपरली गर्म करना है उसको, एंड ट्राई टू हैव बॉइल्ड फूड मोर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट,
इट इज़ अ फूड पॉइजनिंग, सो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है, बट बैक्टीरिया है सो एंटीबायोटिक्स विल बी गिवन, बट इट इज़ अ वेरी वेरी डेडली डिजीज एंड नो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल टिल नाउ. Now we come to the next one. So Charlie's gang is bad. B से botulism. Now bad के A से है anthrax. So the next is anthrax. Anthrax भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था स्टूडेंट्स. ये भी एक बहुत पोटेंट बायो वेपन है, इसका तो यूज भी हुआ है, जिसकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी. एंथ्रैक्स जो है इसका सबसे पहले हम वही कॉजेटिव एजेंट तो सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को रटे हुए होने चाहिए. इट इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस. नाउ नाम से ही समझ में आ रहा है, बैसिलस मतलब ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है. ये भी ग्राम पॉजिटिव है बॉट्यूलिज्म की तरह, रॉड शेप है, बट ये एरोबिक है, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम वाला एनारोबिक था. एक तो ये डिफरेंस है कि ये एरोबिक है और ये स्पोर फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जो स्पोर्स होते हैं ये सालों तक जिंदा रह सकते हैं डॉर्मेंट स्टेज में सॉइल के अंदर. ये डिजीज जनरली एनिमल्स की डिजीज है, कैटल, काउ, गोट्स, उनमें ये डिजीज होती है, उनमें ये बैक्टीरिया मिलता है. उनकी जो काउ डंग है उसके थ्रू, या उनकी जो फीसेस जो काउ डंग है, या जो उनका यूरिनेशन है, उसके थ्रू ये बैक्टीरिया जो होता है ये सॉइल में चला जाता है और ये सालों तक डॉर्मेंट स्टेज में रहता है. और ऐसे प्रोडक्ट के जब कोई ह्यूमन कांटेक्ट में आता है, कोई ऐसा एनिमल जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, उसकी काउ डंग, उसकी यूरिन, इसके कांटेक्ट में जब आता है तो ये बैक्टीरिया उस ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाता है. और ह्यूमन की बॉडी में एंटर होने के बाद में इस बैक्टीरिया का जो स्पोर जो एंटर हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड देन इट कॉजेज द डिजीज, दैट इज एंथ्रैक्स डिजीज. सो कॉजेटिव एजेंट वी नो. ट्रांसमिशन पहले तो अपन लिख लेते हैं दैट इट इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की डिजीज है ये बेसिकली. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक एज वी डिस्कस्ड काउ, गोट, बफेलोज, शीप एक्सेट्रा. काउ, गोट, शीप एक्सेट्रा, राइट. सो पहली बात तो ये कि एनिमल की डिजीज है, नॉर्मली ये ह्यूमन की डिजीज नहीं है. बट हम यहाँ पर ह्यूमन डिजीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये ह्यूमन में डेफिनेटली ट्रांसमिट हो सकती है. सो ट्रांसमिशन टू ह्यूमन की बात कर रहे हैं. एनिमल में कैसे होती है उसको हमें डिस्कस नहीं करना. हमने जब चैप्टर पढ़ा था स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी, वहां भी जब हमने कैटल्स की डिजीजेस पढ़ी थी तो अगर आपको याद हो हमने उसमें एंथ्रैक्स लिखा था, बैक्टीरियल डिजीज. सो येस इट इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स, बट जनरली ऐसे इंसान जो कैटल्स, काउज, बफेलोज इनकी हैंडलिंग करते हैं उन लोगों को इसका वैक्सीन अवेलेबल है वो लगाना चाहिए, क्योंकि उनके जो एक्सक्रीटा है उसमें इस बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी बॉडी में एंटर होके इट कैन कॉज द डिजीज. So transmission to human is through spores of bacteria. सॉइल के थ्रू भी हो सकते हैं या डायरेक्ट इन एनिमल्स की हैंडलिंग से भी वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पोर्स के थ्रू एंटर हो जाता है इनटू द बॉडी. नाउ प्रिवेंशन, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है. सो वी हैव द वैक्सीनेशन और इसकी जो वैक्सीन है स्टूडेंट्स वो लुइस पास्चर के द्वारा लुइस पास्चर ने इन्वेंट की थी. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वी हैव वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स, वेयर एज बॉट्यूलिज्म के लिए अभी तक तीनों डिजीज जो हमने पढ़ी इस क्लास में, गोनोरिया, कैनक्रॉइड एंड बॉट्यूलिज्म, उसके लिए वैक्सीन नहीं है, बट इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है, राइट. सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम एक पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया है पर हमने लिखा नहीं है वो भी हम लिख लेते हैं कि ये भी थ्रेट है बायो वॉर में, यानी इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बायो वेपन लाइक क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. और ये भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट में, तो इसके स्पोर्स भी छोड़े जाते हैं और वो स्पोर्स जो हैं
वो फिर ह्यूमंस में ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। बैड में बी हो गया, ए हो गया, डी। डी से है डिसेंट्री, डिजीजेस ऑफ बैक्टीरिया, डिसेंट्री बाय बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, अगर आपने 11th का एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ा हो, रिवाइज किया हो, तो आपको याद आएगा कि डिसेंट्री का मतलब हमने पढ़ा था खूनी दस्त, डायरिया मतलब लूज मोशंस, जो सिंपल दस्त होते हैं। अगर उनमें ब्लड म्यूकस मिक्स है तो हम उसको डिसेंट्री कहते हैं। डिसेंट्री बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। हमने 11th क्लास में जब प्रोटोजोआ पढ़ा था तो हमने जियार्डिया पढ़ा था, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उससे जियार्डियल डिसेंट्री होती है। हमने एक सीलिएट प्रोटोजोआ पढ़ा था जिसका नाम था बैलेंटीडियम कोलाई, उससे बैलेंटीडियल डिसेंट्री होती है। और हमने एक अमीबॉइड प्रोटोजोआ पढ़ा था, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जिससे अमीबियासिस होता है, जिसमें भी डिसेंट्री होती है। तो डिसेंट्री अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। जिस कारण से डिसेंट्री हो रही है, खूनी दस्त हो रहे हैं, साथ में उसमें नौशिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, वीकनेस, ये सब तो होगा ही। उस कारण की, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमको मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है। ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है। यहां हम उस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो डिसेंट्री कॉज करता है, बैक्टीरिया की। डिसेंट्री तो एक कॉमन डिजीज है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। सो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसेंट्री है, दैट इज कॉल्ड शिगेलोसिस। उस डिसेंट्री का नाम है शिगेलोसिस। क्यों है? बिकॉज इसका कॉजेटिव एजेंट है शिगेला डिसेंट्री नाम का बैक्टीरिया। सो शिगेला डिसेंट्री ये बैक्टीरिया का नाम है, तो डिजीज का नाम हो गया शिगेलोसिस। व्हाट इज शिगेलोसिस? बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री। नाउ अगेन इसके सिम्टम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? वही जो सारे डिसेंट्री के होते हैं, खूनी दस्त यानी कि डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस। इसके अलावा नौशिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, पेट में मरोड़ उठना यानी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इस सब के कारण से डिहाइड्रेशन होगा, वीकनेस आएगी यानी लिथार्जी, वीकनेस, देन डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। ये कॉमन सिम्टम्स है, राइट? नाउ इसके लिए भी पहले इसका ट्रांसमिशन। अब बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमने अच्छे से समझा हुआ है। अगर वो डिसेंट्री कॉज कर रहा है यानी वो इंटेस्टीन को अफेक्ट कर रहा है, और अगर इंटेस्टीन को अफेक्ट कर रहा है तो वो बॉडी में कैसे पहुंचा होगा? फीको ओरल रूट के थ्रू। सो फीको ओरल, दैट मीन्स कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। वेरी इजी टू रिमेंबर। ये भी कहाँ रहेगा? सिंपल इंटेस्टीन में। नाउ ये कॉमन पॉइंट्स हैं, कहीं भी अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है, डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, आप कहीं पर भी ये लिख सकते हो कि वो हमेशा इंटेस्टीन में मिलेगा, फीको ओरल रूट को के थ्रू ट्रांसमिट होगा। सिम्टम्स ये सारे होंगे। नाउ इसके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन अगेन वही है कि आप अच्छे से बॉईल करके खाना खाइए, कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स तो देंगे ही, साथ में इसमें भी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आपको याद होगा, हमने कॉलेरा में भी पढ़ा था, फूड पॉइजनिंग में भी, सब में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब इसमें फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया है, तो वो हमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। या तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो सलाइन आईवी ड्रिप के थ्रू देंगे, और नहीं तो ओआरएस का घोल जो होता है घर में भी हम बना सकते हैं, पानी में शक्कर घोल के और सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है, नमक की पिंच डाल के, ताकि हमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड का बॉडी में रिप्लेसमेंट हो जाए जो भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लूज मोशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज द प्रिवेंशन। बाकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स ये तो डिसेंट्री की बात है, बट कुछ और बैक्टीरियाज हैं जो डायरिया कॉज करते हैं, यानी सिर्फ लूज मोशन, डिसेंट्री नहीं, खूनी दस्त नहीं। सो डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, इनके आपको नाम आने चाहिए।
मोस्ट कॉमन है ई कोलाई, दैट इज एस्चर्चिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया. सो आई एम राइटिंग हियर एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे कॉमनली ई कोलाई बोलते हैं. आप लोगों ने इसको बॉटनी में आई एम श्योर पढ़ा होगा. देन देयर इज वन कॉल्ड कंपाइलोबैक्टर. एक कॉमन बैक्टीरिया है साल्मोनेला. ये सब भी डायरिया कॉज कर सकते हैं. बट डिसेंट्री, शिगेलोसिस कॉज्ड बाय शिगेला डिसेंट्री, फीको ओरल रूट, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं. आप इसको नोट करिए. हमने अभी तक बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर ली है बिकॉज हमने चार्लीज गैंग इज बैड BAD कंप्लीट कर लिया है. फिर हम अब क्या पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, दैट विल टॉक. स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 14-15 बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उन्हें पढ़ लिया है. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसी डिजीजेज हैं जिन्हें, जो बैक्टीरिया के स्पेशल क्लासेस हैं एक्चुअली, तो वो बैक्टीरियल डिजीज भी कही जा सकती हैं, बट उनके और प्रॉपर नाम हम लें तो रिकेट्शिया से होगा, देन क्लमाइडिया से होगा या स्पाइरोकीट से होगा. और ये सब आपको 11th में पढ़ाया होगा जब मोनेरा किंगडम पढ़ाया था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था कि व्हाट इज रिकेट्शिया, व्हाट इज क्लमाइडिया, व्हाट इज स्पाइरोकीट. सो दे ऑल बिलोंग टू द डोमेन बैक्टीरिया ओनली. तो अगर ऑप्शन में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ऐसे ऑप्शंस आए तो हम बैक्टीरियल लगा देंगे. बट अगर पर्टिकुलरली पूछें तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्पाइरोकीटल है या ये क्लमाइडियल है या ये रिकेट्शियल है. तो हम उनको इस तरह से सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लमाइडियल डिजीज फर्स्ट. क्लमाइडियल डिजीज से क्लमाइडियासिस होता है, जैसे हमने जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था तो बैक्टीरियल डिजीज कहा था, बट एक्चुअली वो क्या है, क्लमाइडिया से होने वाली डिजीज. सो नाउ वील टॉक अबाउट क्लमाइडियल डिजीज. क्लमाइडियल डिजीज में हमें जो पढ़नी है दैट इज क्लमाइडियासिस. क्लमाइडियासिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस. क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक मैं यहां लिख देती हूं, ये हम बैक्टीरियल ही पढ़ रहे हैं बट बैक्टीरियल में हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा क्लमाइडिया है जो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, यानी सेल के अंदर ही जिंदा रह सकता है, नहीं तो ये मर जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट. ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. सो अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें, सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. और गोनोरिया की तरह ये भी मदर से न्यूबॉर्न को चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पर पास हो सकती है. सो फ्रॉम प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी में नहीं ट्रांसमिट होगा, बट डिलीवरी के टाइम हो सकता है. फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्लेमाइडिया भी गोनोरिया भी. और ऐसे न्यूबॉर्न को ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है. ये इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस टू द न्यूबॉर्न. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इसके दो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, फ्रॉम वन अफेक्टेड पार्टनर टू द अदर एंड फ्रॉम मदर टू द न्यूबॉर्न. नाउ इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये मेनली अगेन यूरेनोजेनाइटल एरिया को अफेक्ट करेगी. मेल्स में अगर हम बात करें तो यूरेथ्राइटिस, यानी वही सेम स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन होगा तो यहाँ से डिस्चार्ज होगा पस जैसा, यहाँ से बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी. ट्रीट नहीं किया गया तो ये एपिडिडाइमस तक जा सकता है. सो एपिडिडाइमिटिस
हो सकता है, यानी उसका इन्फ्लेमेशन। और अगर ऐसा हो गया तो स्पर्म्स मैच्योर नहीं होंगे, तो स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ये हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल में, जस्ट लाइक गोनोरिया। देन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में ये वजाइना से डिस्चार्ज होगा, सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा तो सर्विसाइटिस, फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और अगर फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लेमेशन हो गया तो अगेन इनमें भी फीमेल्स में भी स्टेरिलिटी हो सकती है। साथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेनफुल मिक्चुरेशन, यूरिनेशन, वो तो होगा ही, क्योंकि यूरेथ्राइटिस तो होगा ही होगा। सो दैट ऑल विल हैपन in females, right? Now prevention, again same, condoms is the prevention. Treatment again same, that is antibiotics. This is the treatment, right? You note this down, then we'll read more about it. Now students, बिल्कुल गोनोरिया आप याद रख सकते हो, क्लेमाइडिया गोनोरिया ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कॉजेटिव एजेंट डिफरेंट है, और इसका कॉजेटिव एजेंट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। बाकी मदर टू न्यूबॉर्न वाला पॉइंट सेम है, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, प्रिवेंशन सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, इसका भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और इसका भी डायग्नोसिस गोनोरिया की ही तरह वही सेम ग्राम स्टेनिंग से होता है। जो भी पस या डिस्चार्ज है उसकी ग्राम स्टेनिंग से इसका भी डायग्नोसिस होता है, ऑलमोस्ट सेम, राइट? नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बैक्टीरिया डोमेन में ही आता है, दैट इज स्पाइरोकीट। सो नाउ वील टॉक अबाउट स्पाइरोकीटल डिजीज। मैं आपको वापस याद दिला दूं, अगर ऑप्शन में स्पाइरोकीट नहीं है, बैक्टीरिया है, तो आप बैक्टीरिया आंसर लगाएंगे इन तीनों डिजीज का जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्लेमाइडिया, स्पाइरोकीटल एंड रिकेट्शियल। सो स्पाइरोकीटल, इसमें जो हमें मेन पढ़नी है दैट इज सिफिलिस। ये भी हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में, और वहाँ हमने इसे बैक्टीरियल डिजीज के अंडर ही लिखा था। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वहाँ तो मैम ने बैक्टीरियल में लिखवाया था क्लेमाइडियासिस को और जो सिफिलिस है उसको, और यहाँ पर ये क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, वी हैव क्लियर दैट पॉइंट। नाउ सिफिलिस जो होती है, सबसे पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट लिखेंगे। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो हम जानते हैं क्या होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम का स्पाइरोकीटल बैक्टीरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपोनीमा पैलिडम, इससे सिफिलिस होता है। सिफिलिस जो डिजीज है, इसकी स्पेशल बात हमने ये लिखी थी कि ये 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज होगी। प्राइमरी स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है, पहले तो ये इन्फेक्शन कैसे होगा, तो पहले ट्रांसमिशन की बात अपन दोबारा लिख लेते हैं। ट्रांसमिशन नंबर 1, सेक्सुअल में ये कैसे कैसे हो सकता है, ओरल सेक्स, एनल सेक्स एंड वजाइनल सेक्स। दैट मीन्स जो भी ब्रोकन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्किन होती है, जहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वहां से ये स्पाइरोकीट बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। सो इट थ्रू वी कैन राइट ओरल, एनल और नॉर्मल, दैट इज वजाइनल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। हेंस इट इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनेरियल डिजीज। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है ये, वहां से ये स्पाइरोकीट बॉडी में एंटर हो जाता है। नाउ सेकंड है कि ये ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह में। सो सेकंड इज थ्रू ब्लड। देन गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया की तरह ये भी डिलीवरी के टाइम मदर से न्यूबॉर्न में जा सकता है, प्लस ये स्पाइरोकीट ऐसा है स्टूडेंट्स जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, यानी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को सिफिलिस है तो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो फीटस है उसमें भी सिफिलिस ट्रांसफर कर सकती हैं, जिस तरह के सिफिलिस को फिर हम कंजिनाइटल सिफिलिस कहेंगे, यानी कि बाय बर्थ उस बच्चे को सिफिलिस डिजीज होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोनोरिया और क्लेमाइडिया प्रेगनेंसी में ट्रांसमिट नहीं होता, जबकि ये हो सकता है। सो थ्रू प्लेसेंटा।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट कैन बी ट्रांसमिटेड. तब हम उसे कहेंगे बाय बर्थ, यानी कि कंजेनाइटल सिफिलिस उस बच्चे में. और चौथा सेम वही है, फोर्थ, फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी. तो डिलीवरी के टाइम भी और प्रेगनेंसी के टाइम भी, दोनों टाइम पर ये ट्रांसमिट हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. आप इतना लिखिए, फिर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ेंगे. नाउ सिफिलिस में हमने पढ़ा था कि 4 स्टेजेस में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी नहीं आती है, फिर लेटेंट आती है. ये लेटेंट पीरियड 20 साल तक का हो सकता है, जिस समय पेशेंट की बॉडी के अंदर सिफिलिस का स्पाइरोकीटल बैक्टीरिया है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, कोई साइन नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिफिलिस अकर्स इन 4 स्टेजेस हमने डिस्कस किया था. जो क्वेश्चंस हैं हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले प्राइमरी स्टेज. प्राइमरी स्टेज में जहां पर भी इंफेक्शन है, माउथ में, एनस के अराउंड, रेक्टम में या वजाइनल एरिया में, मेल अगर है तो पेनिस में, जहां पर भी है वहां पे अल्सर होगा, घाव. पर वो कैसा होगा? पेनलेस. ये इंपॉर्टेंट है. कैनक्रॉइड में, हर्पीज में पेनफुल अल्सर्स बनते हैं. इसमें पेनलेस होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, क्लीन बेस होता है. जहां पे भी साइट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे, जिसे हमने कैंकर कहा था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैंकर किस डिजीज में बनते हैं या कौन सा एजेंट कैंकर कॉज करता है, या कैंकर पेनलेस होते हैं, पेनफुल होते हैं. इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. सो प्राइमरी स्टेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंकर. कैसे हैं ये? हार्ड, पेनलेस अल्सर विथ क्लीन बेस at site of contact. Very important, painless ulcer. इन्हें ही कैनक्रॉइड बोलते हैं. कैंकर्स या कैंकर, राइट? नॉट कैनक्रॉइड. कैनक्रॉइड तो डिजीज होगी, कैंकर्स. ये प्राइमरी सिफिलिस हुआ. 1 से 4 हफ्ते में ये ठीक हो जाते हैं, यानी 1 मंथ में ये गायब हो जाते हैं. उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद स्पाइरोकीटल बैक्टीरिया अभी भी बॉडी के अंदर है, वो दोबारा एक्टिव होके सेकेंडरी स्टेज में एंटर करता है. सेकेंडरी स्टेज में पूरी स्किन पे रैशेस होते हैं, पर्टिकुलरली हाथ पे हमने डिस्कस किया था. सो स्किन रैशेस पर्टिकुलरली पाम्स पे होंगे. देन पूरी बॉडी में जॉइंट पेन होने लगता है, फीवर होने लगता है. सो फीवर, जॉइंट पेन, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, एक्सेट्रा. ये भी अपने आप 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है. अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया पेशेंट ने, इसीलिए कहते हैं लंबा बुखार चल रहा है, इफ यू हैव अ प्रोलॉन्ग फीवर गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली. अदरवाइज वो लेटेंट स्टेज में चला जाएगा. और लेटेंट स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा. सिम्टम मतलब लक्षण, जो प्रॉब्लम पेशेंट को होती है. साइन मतलब जो डॉक्टर चेक करता है. कुछ भी नहीं समझ में आएगा. बैक्टीरिया है, स्पाइरोकीट है बॉडी के अंदर, बट देयर इज नो साइन, नो सिम्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस कैन बी अप टू 20 years. 20 साल तक ऐसा हो सकता है. अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो अब जब ये 20 साल के अंदर जितना भी पीरियड है, जब ये दोबारा अटैक करेगा, फिर से एक्टिवेट होगा और टर्शरी स्टेज में एंटर करेगा, तब ये ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा, नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा. तो न्यूरोसिफिलिस, पेशेंट कोमा तक में जा सकता है. हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, या पूरी बॉडी में स्टूडेंट सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है. आप ऐसा मानिए, ऐसे गुमटे गुमटे से उठ जाते हैं, जिन्हें गुम्मास बोलते हैं, बॉडी पे अलग अलग जगह पे. वेरी टिपिकल ऑफ टर्शरी स्टेज ऑफ सिफिलिस. सो द 4th इज टर्शरी स्टेज. अगर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए हैं, इसका मतलब ही है कि अब वो टर्शरी स्टेज है. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. सो यहां पे ऑर्गन डीजेनरेशन हो जाता है.
इसमें क्या क्या हो सकता है, न्यूरोसिफिलिस अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, या गम्माज बनते हैं। ये बड़ा टिपिकल है स्टूडेंट्स, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। गुम्माज या गम्माज क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हो, गुम्मा बन जाता है मतलब ऐसा एक सॉफ्ट सा ट्यूमर जैसा हो जाता है, लेकिन वो कैंसरस नहीं है, वो फैलता नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज गुम्मा? दिस इज सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैंकर और गुम्मास दोनों के ही बारे में कि किस डिजीज में होते हैं या कौन सा कॉजेटिव एजेंट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टर्शरी स्टेज ऑफ सिफिलिस में गुम्मास फॉर्म होते हैं। नाउ इफ वी गो फॉर द ट्रीटमेंट, हमने पढ़ा था अगेन बैक्टीरियल ही है, स्पाइरोकीटल मीन्स बैक्टीरियल ही है, तो एंटीबायोटिक ही देंगे। पेनिसिलिन बेस्ट होता है किसी भी स्टेज में देने के लिए, आपके लेवल पे सिर्फ नाम आना चाहिए। पेनिसिलिन इज टू बी गिवन। देन यू राइट दिस डाउन, देन वील रीड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन पूछते हैं सिफिलिस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सो प्रिवेंशन इज अगेन सेम, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये मेनली, तो प्रिवेंशन वुड बी कॉन्डोम्स। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कॉन्डोम्स। देन डायग्नोसिस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हमने टेस्ट के नाम भी लिखे थे, एक तो TPI टेस्ट होता है इसके लिए, देन VDRL जिसका हमने फुल फॉर्म भी लिखा था, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। सो TPI टेस्ट, VDRL टेस्ट। देन नेक्स्ट हमने लिखा था, हम अब वो तब नहीं लिखा था, अब लिख रहे हैं FTA ABS टेस्ट। इसका मतलब है फ्लोरोसेंट, आपको डिटेल्स नहीं पढ़नी, फ्लोरोसेंट ट्रिपोनीमल जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, एंटीबॉडी, ABS का मतलब है एब्जॉर्बेंट टेस्ट, राइट, FTA ABS, FTA। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिफिलिस के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है या ये टेस्ट किस डिजीज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इसमें एक और तरीका है कि जो भी कैंकर अगर है, अल्सर है, उसका मटेरियल अगर निकाल के और उसकी डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी की जाए। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग काम नहीं आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करते हैं, किसकी, मटेरियल फ्रॉम कैंकर, उससे भी डायग्नोज होता है ये। एंड देयर इज वन मोर टेस्ट जिसपे बहुत क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, दैट इज वॉशरमैन। आप वॉशरमैन से याद रख सकते हो, धोबी, वॉशरमैन, तो दिस इज वॉशरमैन टेस्ट, बहुत क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्नोसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनमें ग्राम स्टेनिंग से हम पता कर सकते हैं सिंपली। नाउ यहां पर एक और हमें नोट लिखना है कि जो सिफिलिस का पेशेंट होता है उसके दांतों पे एक टिपिकल पॉइंट्स बन जाते हैं और उनके टीथ को हंचिंगटन्स टीथ कहा जाता है। दिस वी आर राइटिंग। सो सिफिलिस के पेशेंट में देयर आर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑन टीथ and these are known as, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हटचिंसन्स टीथ इज फाउंड इन, या वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ सिफिलिस, देन यू शुड नो, कैंकर होगा या गम्मा होगा या हंचिंगटन टीथ होगा, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा ही होगा। इज सन्स टीथ, साइंटिस्ट के नाम पर है। ऑलराइट, so this is about syphilis spirochetal disease, please note it down. So students, syphilis is very very important. syphilis के mode of transmission हमें अच्छे से याद होना चाहिए, syphilis के diagnostic test अच्छे से याद होना चाहिए, syphilis की stages के बारे में पता होना चाहिए, और syphilis के characteristic symptoms।
एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है सिफिलिस में, दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच डिजीज और फ्रेंच पॉक्स। ऐसा क्यों? एक्चुअली स्टूडेंट्स 1495 की बात है, लेट 1400s की, फ्रांस की आर्मी ने एक एरिए में गई थी जहां से उसे सिफिलिस कॉन्टैक्ट हो गया था और बहुत सारे सोल्जर्स को सिफिलिस हो गया था, तो उसी के नाम पर इसको बाद में पता चला था वो सिफिलिस है एक्चुअली, तो इसे फ्रेंच पॉक्स या फ्रेंच डिजीज भी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकेट्शियल डिजीज। ये भी मैं दोबारा आपको बोलूंगी, अगर बैक्टीरिया करके ऑप्शन आए तो बैक्टीरिया लगाएंगे, अगर पर्टिकुलरली रिकेट्शिया दिया हुआ है तो हम रिकेट्शिया लगाएंगे। कैसे बैक्टीरियाज होते हैं ये? दे आर ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, आपको पढ़ाया होगा मोनेरा में, और स्पोर भी फॉर्म नहीं करते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ऑलराइट, नाउ इसमें हमें मेन 3 पढ़नी है। वैसे तो बहुत सारी रिकेट्शियल डिजीज है, अलग अलग रिकेट्शिया से होती है। हमको जो 3 पढ़नी है 1, 2 एंड 3, हमने उनके लिए ट्रिक बना ली है। हमारी ट्रिक है बहुत सिंपल है, ट्रिक को याद रखना, QRST। इतना तो हम सब जानते हैं, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है, S के बाद T आता है। Q से, ये ट्रिक है, Q से पहली डिजीज है Q फीवर। सो फर्स्ट इज Q फीवर। Q फीवर क्यों बोलते हैं इसको? इसके 2 कारण मानते हैं, या तो Q से क्वेरी है, पता नहीं था इसके बारे में ज्यादा, या Q से क्वींसलैंड है, जहां पर कि जिस प्रोविंस में ये फीवर बहुत कॉमनली शुरू में ऑब्जर्व किया गया था, वी डोंट नो। एनीवेज Q फीवर। नाउ इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है रिकेट्शिया ही है, बट कौन सा रिकेट्शिया ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कॉक्सिला बर्नेटी। कॉक्सिला बर्नेटी, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट। कैसे ट्रांसमिट होती है ये? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये स्टूडेंट्स मेनली अगेन वही काउ, गोट, शीप, उनकी डिजीज होती है, तो एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड होती है। सो दिस इज एयरबॉर्न। सब में वही होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, वीकनेस होगी। आपको तो सिर्फ इसमें कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए, ये रिकेट्शियल बैक्टीरियल डिजीज है ये पता होना चाहिए, और ट्रांसमिशन का मोड पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्यू फीवर इज अ, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज या रिकेट्शियल डिजीज। नाउ RS से है, R से है रॉकी, और रॉकी क्या होते हैं? पथरीले क्या होते हैं? पहाड़। सो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, RS, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। लेट्स राइट द सेकेंड डिजीज। याद रखना बहुत सिंपल है, रॉकी माउंटेन, पथरीले क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, स्पॉटेड फीवर। नाउ ये कॉज होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है रिकेट्शिया, रिकेट्शी, वेरी इजी टू रिमेंबर। रिकेट्शिया तो इसका जीनस है रिकेट्शिया, और स्पीशीज है रिकेट्शी। जीनस और स्पीशीज सेम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिकेट्शिया, रिकेट्शी कैसे ट्रांसमिट होता है? ये टिक्स होती है, एक आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है। आर्थ्रोपोड होता है टिक, जैसे टिक है, लाइज है, सब इंसेक्ट्स हैं। सो दिस इज बाय बाइट ऑफ टिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ टी से है टाइफस फीवर, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिकेट्शियल डिजीज। नाउ स्टूडेंट्स, टाइफस फीवर जो है उसे एपिडेमिक टाइफस भी बोलते हैं, एक एंडेमिक टाइफस भी होता है। अलग अलग तरह के टाइफस हैं, आपको जितना पता होना चाहिए हम उतना ही लिख रहे हैं, देयर इज नो एंड। हम PhD भी कर सकते हैं रिकेट्शियल डिजीज पे, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सो टी से है टाइफस फीवर, जिसको एपिडेमिक टाइफस भी बोलते हैं। इसका जो एजेंट है उसकी जीनस तो यही है, यानी रिकेट्शिया,
रिकेट्शिया और प्रोवाजेकी, ये इसका स्पीशीज है, रिकेट्शिया प्रोवाजेकी। और ये जो होता है, ये जो जूं होती है, लाइस पेडिक्यूलस वाली लाइस जो होती है, बालों में जूं होती है, उसका जो फीसिस मटेरियल होता है उससे हो जाती है। सो हम यहां लिख सकते हैं इट स्प्रेड्स बाय लाइस, दैट इज पेडिक्यूलस। कॉजेटिव एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कॉजेटिव एजेंट एंड इट इज अ रिकेट्शियल डिजीज, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज ओनली। सो दिस इज अबाउट द रिकेट्शियल डिजीज। आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड एक बात पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी ट्रिक हो गई है इसके लिए, QRST, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड टाइफस फीवर। दिस इज कॉज्ड बाय कॉक्सिला बर्नेटी, रिकेट्शिया रिकेट्शी, रिकेट्शिया प्रोवाजेकी। टाइफस फीवर का डायग्नोसिस का टेस्ट पूछा जाता है एंड दैट इज वेल फेलिक्स टेस्ट, सिर्फ टाइफस के लिए है ये। सो लेट अस राइट हियर इसका डायग्नोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दिस इज वेल फेलिक्स टेस्ट। हमें बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं पढ़नी है, बट दिस इज ओनली फॉर टाइफस फीवर और एपिडेमिक टाइफस का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, वेल फेलिक्स टेस्ट। ऑलराइट, सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो रिमेनिंग बैक्टीरियल डिजीजेस थी वो कवर कर ली हैं। हमने ऑलमोस्ट 23-24 बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी हैं सब मिला के, जिसमें से हमने क्लेमाइडियल, स्पाइरोकीटल एंड रिकेट्शियल डिजीजेस को अलग से पढ़ लिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया से हो रही है। कई बार ऑप्शन में बैक्टीरिया ना देकर स्पाइरोकीट या रिकेट्शिया या क्लेमाइडिया दिया होता है, तो हमने उसको सेपरेटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट important viral diseases. Till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.